एक और एयरलाइन बंद होने की कगार पर है। वाडिया ग्रुप की एयरलाइन गो फर्स्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है। कल तक जहां वो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, वहीं अब अचानक एनसीएलटी में रेजोल्यूशन की अर्जी लगा दी है। फाइनेंशियल संकट में फंसी गो फर्स्ट ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। गो फर्स्ट में क्या हो रहा है, आगे ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, और इसका एविएशन इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके की सिचुएशन बनेगी, इन सब पे बातचीत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बैंकों का एक्सपोजर है, उन पे क्या असर होगा, बहुत सारे लेसर्स का, अलग अलग वेंडर्स का एक्सपोजर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक्सपोजर है, उनके पैसे बकाया, उसका क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके ग्राहक हैं, जिन लोगों ने टिकट रखे हैं, उन सबका क्या होगा। और मोटे मोटे अगर आप देखें तो एक और एयरलाइन रिसेंटली कुछ समय पहले हुई थी, और अब एक ये दूसरी एयरलाइन ऐसे मौके पे ग्राउंडेड हुई है जब भारत में नहीं पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री में बूम मचा हुआ है, लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। गो फर्स्ट एयरलाइंस की मैनेजमेंट का यह कहना है कि इंजन सप्लाई करने वाली अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी की वजह से ये समस्या झेलनी पड़ी है। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि पिछले 3 साल से गो फर्स्ट को कोई इंजन नहीं मिला है। कंपनी के सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि दिवालिया नहीं बल्कि रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी में अर्जी दी है। आइए सुनते हैं। We have filed for the application considering the emergency part. We hope that it would be taken up soon. But I think what is more relevant is we are here only because of the failure of Pratt & Whitney from providing the engines which it was obliged, it is still obliged to provide as per the contract. And continuously when it did not provide the engines for the last 3 years, in spite of continuous requests, representation, etc., we had to go to the process of arbitration, emergency arbitration. For the flights which have been booked for 6th to 15th, we have stopped further booking because we believe if something happens, we can immediately resume the operation. If something comes up, we can take a call immediately. Otherwise, we don't want to add to the passengers' grievance, and therefore we have suspended the bookings for the next 10 days thereafter. Now, obviously, we cannot control NCLT. We can request, and once the NCLT admits the matter, I think then we will be able to take a call on a regular basis. सवाल इसी बात का है कि जब सब कुछ ठीक नहीं था लंबे समय से, तो क्या इसको किसी और तरीके से मैनेज किया जा सकता था? क्या जो प्रैट एंड विटनी इंजन नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा इनकी फ्लाइट ग्राउंडेड थी, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता था, या कोई और व्यवस्था हो सकती थी जिससे ये रनिंग रहती? इन सारे सवालों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। एटी टीवी के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे, जो एविएशन के एक्सपर्ट भी हैं, और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, कुल मिला के स्टोरी समझ में आ रही है कि ये गो फर्स्ट के उड़ने की संभावनाएं काफ़ी कम लग रही हैं, क्योंकि जो सीईओ साहब हैं उन्होंने हमसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी चैनल में। उन्होंने ये कहा कि 2 शर्तों पे हम दोबारा उड़ सकते हैं। एक तो मोरेटोरियम चाहिए उनको एनसीएलटी में रेजोल्यूशन के तौर पे, और दूसरा जो है इंजन मिले। तो इंजन तो जब 3 साल से नहीं मिले, अभी तुरंत कहाँ से मिल जाएंगे? कोई अल्टरनेट तो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कि इतनी जल्दी रेजोल्यूशन की संभावना लगती है कि आपको, तो ये पहले तो ये इस पर हम लोग आएंगे। मुझे ये बताइए कि क्या ये वाकई एक बहुत जेन्युइन सिचुएशन में फंसी है कंपनी, या फिर इसको मिसमैनेज भी किया गया है? नीरज साहब नमस्कार। जैसा आपने बताया, ये स्थिति काफी गंभीर है, लेकिन ये किसी एक कारण से नहीं हुई है। जब कोई भी एयरलाइन ऑपरेशंस को शट डाउन करती है या सस्पेंड करती है, इसके काफी कारण होते हैं। और अगर आप इस एयरलाइन की वित्तीय स्थिति देखें, 4000 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल और 1800 करोड़ का घाटा था। उसके भी पहले अगर आप देखें तो 250 करोड़ का टर्नओवर था और 800 से 900 करोड़ का घाटा था। अगर आप इनकी लाइबिलिटीज देखें तो 10 से 11 हजार करोड़ की हैं, और जो ड्यूज हैं वेंडर्स को
वो भी काफी 5 से 6 हजार करोड़ के। तो इस एयरलाइन की वित्तीय स्थिति नहीं ठीक थी, ये एक बात है। ऑपरेशनली काफी चैलेंजेस आ रहे थे। ये बात भी नहीं सही है कि 3 साल से कोई इंजन नहीं मिले, क्योंकि 3 साल से नए जहाज लाए गए हैं, और जब आप जहाज लाते हैं बाकायदा उसके साथ आप इंजन लाते हैं। ये कहने के पश्चात मैं ये भी कहूंगा, आज के डेट में 55 जहाज हैं इनके पास, उसमें से 30 ग्राउंडेड है। तो इंजन की समस्या है, तो ये कोई ये नहीं कर नहीं है, लेकिन अन्य समस्याएं भी हैं और शायद वो नहीं ठीक से मैनेज करी गई होंगी, इसीलिए ये दौर देखने को मिल रहा है। एक बात पे वो बार बार जोर दे रहे थे पांडे जी कि इंजन देने वाली कंपनी को उन्होंने बहुत बार लिखा, फोर्स किया, दबाव डाला, लेकिन उसने एक भी इंजन नहीं दिए। क्या ये ऐसा हो सकता है कि पिछले 3 साल में कोई इंजन नहीं दिया हो और इनके कहने के बावजूद आर्बिट्रेशन की भी उन्होंने धमकी दी होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो नीरज जी, इसमें दो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, पिछले 3 साल में इनको नए जहाज मिले हैं, तो बाकायदा जहाज आप इंजन के बिना तो लेंगे नहीं, क्योंकि जहाज उड़ा के लाते हैं देश में। इंजन मिले हैं। ये भी सच है कि इंजन के साथ, इन इंजन के साथ प्रैट एंड विटनी GTF इंजन कहते हैं इसे, गियर टर्बोफैन, इनके साथ दिक्कतें आई हैं। लेकिन इंडिगो भी इसी जहाज को उड़ाता है, इसी इंजन के साथ वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं प्रैट एंड विटनी से। तो कहीं पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, चाहे ट्रस्ट का हुआ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होंगे, ये अब काफी कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी को पता नहीं होगा। और जो आपने बात करी कि आर्बिट्रेटर ने एक निर्णय दिया है, उसका पालन नहीं कर रहे। ऐसा भी क्या होता है कि जब आर्बिट्रेटर निर्णय देता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो कंपनी बस उसी का पालन करती है, कहती है कि क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे क्या लॉसूट हो सकता है। तो ऐसा मुझे नहीं संभव लगता कि वो लोग उसका पालन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही उसी का पालन कर रहे हैं, और उसके पश्चात कई अन्य समस्याएं आ जाती हैं एयरलाइन। ये बात तो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। ये मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि जब आप नए विमान ला रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी एयरलाइंस को मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। कोई रीजन था जो आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल होगा, बिल्कुल ये उसका जवाब वही दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इंडियन एविएशन इंडस्ट्री या ग्लोबल इंडियन इंडस्ट्री इसमें बूम पे चल रही, एकदम आप किराए देखिए आसमान छू रहे हैं, लोगों की कमी नहीं, एयरपोर्ट भरे पड़े हैं। अब इससे अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आप नहीं चला पा रहे, मैं एक बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, तो कब चलेगी एयरलाइंस? फिर आप बहाने बना रहे हैं कि साहब इंजन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन जो आपके पास जो 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा है वो कहाँ से आया? आपने ये नहीं बताया कि इंडियन ऑयल का कितना बकाया आपने रखा, कितने साल का। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके और किसके बकाए कह रहे, वो कॉन्फिडेंशियल है, केवल बैंकों का हम लोगों को पता चल पा रहा है। तो क्या कुछ और आपको लगता है कि इस सिचुएशन में ये दिक्कत क्यों फंस रही है? कोई और रीजंस है? नहीं, तो जहां तक डिमांड का सवाल है, 4 लाख यात्री डोमेस्टिकली हर दिन ट्रेवल कर रहे हैं, और लगभग 3,000 फ्लाइट जा रही हैं सब एयरलाइंस को मिला के। तो डिमांड, जैसे आप कह रहे हैं, एयरपोर्ट आप जाइए, आपको मतलब दिखेगा, लाइंस हैं, कहाँ मंत्री जी को जाना पड़ा क्योंकि इतना कियोस्क था कि सिक्योरिटी लाइंस नहीं संभाल पा रही। आप अगर हवाई किराए देखें वो काफी ज्यादा है इस टाइम पे। तो डिमांड की तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिमांड है, मार्केट में बहुत डिमांड है, पोटेंशियल भी है। लेकिन इनपुट कॉस्ट, अगर आप तेल के दाम देखें, अगर आप रुपी और डॉलर का फ्लक्चुएशन देखें, और अगर आप फाइनेंसिंग कॉस्ट देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, और आज की डेट में ये जहाज जो एयरलाइंस ला रही है, इनको फाइनेंस करना आसान बात नहीं है, क्योंकि कहाँ आप 3-4% पे इंटरेस्ट रेट्स थे, कहाँ आप 7-8% पे हैं। और गो एयर ने गवर्नमेंट से इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी भी ली थी। 600 करोड़ का एप्लीकेशन था, 300 करोड़ ग्रांट किया गया था। तो जो ये शब्द है इमरजेंसी और क्रेडिट, तो एक तरफ आप कह रहे डिमांड इतना है, लेकिन दूसरी तरफ है, और गो फर्स्ट एक एयरलाइन नहीं है, और अन्य एयरलाइन
ने भी इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी ली है, तो इनपुट कॉस्ट इस पे चर्चा करी नहीं जाती। और जो बिजनेस क्लाइमेट है भारत में, चाहे आप तेल के दाम देख लें, एयरपोर्ट चार्जेस ले लीजिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट ले लीजिए, टैलेंट का कॉस्ट ले लीजिए, ये काफी चैलेंजिंग है और इसको मैनेज करना पड़ता है। और कई एयरलाइंस काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं। मैंने इंडिगो का एग्जांपल दिया, पिछले क्वार्टर में विस्तारा काफी सालों बाद उनने मुनाफा घोषित किया है, तो इसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक बस कहना कि इंजन की वजह से हम लोग को एनसीएलटी जाना, मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं। ठीक है, इस पे आऊंगा मैं, इनपुट कॉस्ट पे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत बार मुझे सुनाई देता है कि साहब एटीएफ की कॉस्ट बहुत है, डॉलर में पेमेंट लेसर को करना पड़ता है, पायलट की बहुत सैलरी है। भाई साहब, तो आपका बिजनेस मॉडल अगर इस तरीके का है तो आपने वैसे ही टैरिफ फेयर भी रख रखे हैं और बहुत सारी एयरलाइंस चल रही है। तो अगर इतना अनवाइबल बिजनेस है तो बंद करिए ना, फिर क्यों चला रहे हैं आप? गुरमीत, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या हुआ है? ये पूरी हर मतलब भारत में एक दुर्भाग्य है कि कुछ समय बाद एक एयरलाइन जो है ग्राउंड हो जाती है। अभी एक जेट एयरवेज थी जो पहले ग्राउंड हुई, फिर ग्राउंडेड में ही उसको उड़ाने की कोशिश हुई और फिर वो ग्राउंडेड में ही 2-4 लोग और इस्तीफा देके निकल गए। ये हो क्या रहा है? नीरज जी, एयरलाइंस को ग्रेवयार्ड सेक्टर भी बोलते हैं। कहावत है कि अगर आपको मिलियनर बनना है तो $1 बिलियन की एयरलाइन डालिए, तो शायद मिलियनर बन जाएंगे। और आप देखिए करीबन 30 एयरलाइन, कार्गो मिला के बोल रहा हूँ, ग्राउंड हुई है लिबरलाइजेशन के बाद 91 से। अगर आप देखें तो यहाँ सर्वाइवल रेट जो है थोड़ा लो है। इसमें नीरज जी 2-3 इशू हैं। मेरा एक रिसर्च एनालिस्ट है टीम में, वो बहुत अच्छी बात बोलता है, अगर प्रमोटर बिगड़ रहा है तो ध्यान दो, सुधर रहा है तो और ज्यादा ध्यान दो। आपको अगर ध्यान होगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो था पेरेंट ग्रुप का गोयल में करीबन 800 करोड़ था, जिसमें से अब लगभग 700 करोड़ निकल गया है पिछले 3 सालों में। ब्रिटानिया का तो जीरो हो गया है और जो प्रमोटर एंटिटी है बीबीटीसीसी, उसका सिर्फ अभी 70-80 करोड़ है। तो वो ब्रिटानिया को लेके कंसर्न्स था, उनकी मेन कंपनी थी वाडिया ग्रुप की, तो वो हुआ। उसके अलावा जब आपके 50% प्लेन ग्राउंड हो जाएंगे, FY19 में यही एयरलाइन का कुछ 100-150 करोड़ का मुनाफा था और फिर अगले साल 1800 करोड़ का लॉस हुआ और लॉसेस बढ़ते गए। तो एक बार जब आपकी एयरलाइन ग्राउंड हो जाती है तो ब्लॉक कॉस्ट है, ब्लॉक आवर्स कम हो गए, फिक्स लीज कॉस्ट है, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और एक बड़ा फाइन एस्पेक्ट है जो लोग स्टडी नहीं करते हैं, MRO जिसे हम बोलते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मिस्टर पांडे जी ने भी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। जैसे अगर आप इंडिगो देखें तो A320 नियो और जो वाइडर बॉडीड एयरक्राफ्ट है उनको यूज कर रही है, तो इंजन का कॉन्फ़िगरेशन में बहुत फर्क नहीं है, आप उसको कभी भी सर्विस कर सकते हैं। बाकी एयरलाइंस आप देखेंगे तो थोड़ा मिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो स्पाइसजेट है या जो भी ट्रबल्ड एयरलाइन रही है। उसके अलावा आप कैसे अपने फेयर्स को मैनेज करते हैं, फ्लेक्सिबल पॉलिसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्टर बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। अप्रैल के लास्ट दिन 4.5 लाख से ऊपर एयर ट्रैवलर था, जो कि हाईएस्ट है। FY20 का कोविड का नंबर क्रॉस किया। पूरे महीने में करीबन 1.25 करोड़ से ऊपर के ट्रैवलर्स आए। इस साल, पिछले पूरे साल लगभग 13.5 करोड़ ट्रैवलर्स हुए हैं, जो कि थोड़े से ही नीचे है प्री कोविड लेवल से। हमारे एयरपोर्ट्स जो है 75 के 150 हो गए हैं लगभग पिछले 6-7 साल में। एयरपोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है, बट शायद जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। इंटरग्लोब को शायद ज्यादा फायदा ना मिले लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऑलरेडी 50% सुपर मार्केट शेयर है। तो CCI शायद हो सकता है सारे जो स्लॉट्स हैं उनको ना जाए, वो देखना पड़ेगा। पर एक जो क्लियर बेनिफिशियरी मुझे दिख रहा है वो टाटा ग्रुप दिख रहा है इस पूरे उससे इमीडिएट बेसिस पे भी और मीडियम टर्म बेसिस पे भी। तो गुरमीत, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी इसमें या रही होंगी या हो सकती हैं जिसकी वजह से दिक्कत ज्यादा हुई हो? कहना मुश्किल है नीरज जी। भी थोड़ा जब आई थिंक पूरा प्रोसीडिंग्स होंगी, फॉरेंसिक होगा, तो बहुत सारे पहलू आएंगे। पर कॉम्बिनेशन है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो जैसा मेरे साथी ने भी बोला कि आर्बिट्रेटर भी जो था, सिंगापुर आर्बिट्रेटर का, जो उन्होंने अभी मैनेजमेंट ने हवाला दिया, जिनका कि उनके ऑर्डर्स के बावजूद इंजन सप्लाई नहीं किए गए, वो एक बार देखना पड़ेगा। 8,000 करोड़ का आर्बिट्रेशन है। तो प्लेन ग्राउंड हुए ये तो पता है कि 55 में से 28-30 प्लेन ग्राउंडेड थे, वो है और काफी टाइम से ग्राउंडेड है।
तो उस बेसिस पे सर्वाइव करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। बट वो उसका कारण क्या था कि P&W ने कंप्लाई नहीं किया, उस आर्बिट्रेज ऑर्डर में क्या था वो आएगा देखने को। ये भी हो सकता है कि कुछ रेजोल्यूशन निकले, बट मुझे लगता है कैपिटल इन्फ्यूज करना जरूरी होगा, जो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा है कंसिडरिंग द जो सिचुएशन है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये उड़ेगी दोबारा, क्योंकि अब तक का इतिहास अपना जो एक बार ग्राउंड हो जाती है उड़ती नहीं, बहुत दुखद बात है ये। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज बात हो रही क्रैश लैंडिंग की। गो फर्स्ट की क्रैश लैंडिंग हुई है और वो रेजोल्यूशन के लिए गए हुए हैं। दो मेहमानों से हम बातचीत करें। सत्येंद्र पांडे जी, ये बताइए कि हम लोगों ने, आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट की बहुत कम चर्चा होती है। मान लेते हैं कि ATF एक बड़ी कॉस्ट है, लेकिन क्रूड अब बहुत नीचे है सर। उस समय की दौर अलग था जब क्रूड 100, 120, 30 डॉलर था, लेकिन अभी तो 70-75 डॉलर पे चल रहा है। दूसरी कॉस्ट हो सकती है कि उनको जो किराया भाड़ा देना होता हो लेसर को डॉलर में, उसकी भी थोड़ी कॉस्ट हो सकती है। लेकिन उसके एवज में आप वसूल भी तो रहे ना। आपने कौन से बहुत सस्ते किराए पे चला रखे। कोई कॉम्पिटिटिव फेयर तो है नहीं पिछले 2-3 सालों से। दिल्ली मुंबई का फेयर देख लीजिए आप, किस तरह कौन सा कॉम्पिटिटिव है। तो आप ये बहुत लॉजिक देके जो एयरलाइंस कंपनियां रोती रहती हैं कि साहब कॉस्ट बहुत है, ATF इंपोर्ट करने दो, सब कर चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट में भी, लेकिन कुछ नहीं होता है। मुझे ये समझना है आपसे कि ये क्या दिक्कत क्या होती है। एक एयरलाइन ठीक चल रही है, इंडिगो इतने दिन से चल रही है तो सही चल रही है, बाकी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। नहीं तो नीरज जी, आपका कहना सही है, लेकिन जैसे मैंने बोला ये किसी एक चीज की वजह से नहीं है। तो आपको देखना है फ्यूल, फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंसिंग। और जो आप हवाई किरायों की बात कर रहे हैं, ये काफी सिक्लिकल होते हैं। तो अप्रैल से जून में मुनाफा कमाने का समय होता है, क्योंकि कई लोग यात्रा जारी करते हैं, क्योंकि स्कूल वेकेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और
फिर जुलाई से सितंबर एकदम डिमांड कम हो जाता है क्योंकि मॉनसून सीजन आता है, तो कई छुट्टियां नहीं होती, वहाँ स्कूल चालू हो जाते हैं। फिर अक्टूबर से दिसंबर फिर काफी डिमांड आता है और फिर जनवरी से मार्च फिर थोड़ी कमती होती है। तो इस पूरे साइकिल को मैनेज करना पड़ता है इनपुट कॉस्ट के जरिए से, जो आप मेंटेनेंस करेंगे, कितने जहाज आप निकालेंगे फ्लीट से, उसके माध्यम से, और ये जो रूट्स हैं, जैसे लेह लद्दाख आप विंटर में नहीं ऑपरेट जी, ये तो कंपनी में शैलेंद्र जी, कंपनी ये कह रही है कि वो इंजन की वजह से दिक्कत हुई। आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ हुई होगी जो आप एसेस कर पा रहे होंगे? नहीं, अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ये कोई अचानक से नहीं हुआ, ये 3 सालों से, कोविड के बाद से ही इनके फाइनेंशियल्स काफी गति से डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं। और कहना है कि प्रमोटर ने 300 करोड़ डाला इस कंपनी में, लेकिन जो इन लोग को चाहिए था वो था 1500 से 2000 करोड़ के बीच। तो कहाँ 300 करोड़ और कहाँ इक्विटी चाहिए थी 1500 से 2000 करोड़ के बीच। तो ये जब आप डेटा देखते हैं ये काफी क्लियर है, ये अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे ये एयरलाइन की स्थिति खराब होती ही जा रही। उड़ पाएगी दोबारा? अब एनसीएलटी का प्रोसेस है, पहले तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसमें ये लोग 10 से 14 दिन लगा सकते हैं, और फिर जो बस एक एग्जाम्पल आता है जेट एयरवेज का, तो वो काफी कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन कुछ भी संभव है, अभी कहना उचित नहीं है कि क्या हो सकता है। गुरमीत, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि उड़े, एक और एयरलाइन चलनी चाहिए, लेकिन बड़ी दिक्कत इसमें होती है। लेकिन सेक्टोरली देखें तो एक ही लिस्टेड कंपनी अच्छी बची है, बाकी एक स्पाइस जेट है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो गुरमीत, आप अंडरवेट है इस सेक्टर में क्या? नहीं, मैं एविएशन, जैसा मैंने बोला नीरज जी, ग्रेवयार्ड सेक्टर है। अब यूएस में देखिए 400 एयरलाइन बंद हुई है 1920 से, तो ऐसा नहीं है इंडिया स्पेसिफिक है। इसमें कभी ब्लैक स्वान इवेंट होता है जैसा कोविड जैसा, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो आपको ऑपरेशंस में बहुत लीन होना है, और सर ने अभी बताया कि सिक्लिकलिटी भी है फेयर्स में। तो एक जो अप्रैल जून क्वार्टर है और आपका अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर है, वहां आपको मैक्स करना होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं, ये हमने देखा है बहुत सारे कंट्रीज में भी, यूएस में भी देखा हमने कोविड के बाद। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इमीडिएट गेन होगा इंडिगो को, दिख भी रहा है, आप मूवमेंट देखेंगे। और जितने रूट्स पे गो एयर थी, लगभग आई थिंक 26-27 डेस्टिनेशंस कवर करती है, और थोड़ा इंटरनेशनल भी, सब में इंडिगो है। और कुछ एक लोकेशंस में आई थिंक सिर्फ इंडिगो और गो एयर ही है, जैसे नागपुर है, लेह है, श्रीनगर है, काफी सारे रूट्स में। और ओवरऑल ट्रैफिक जो है रिबाउंड कर रहा है, G20 है इस साल, काफी सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं। तो मैं ओवरऑल आउटबाउंड को लेके पॉजिटिव हूँ, बट एविएशन से अच्छा वो दूसरा तरीका उसका खेलने का होटल्स है, कैरी बैग्स और लगेज स्टोरी। आपने इंडियन होटल्स का देखा, लगभग 2 क्वार्टर से 300 करोड़ का मुनाफा कर रहे हैं, जितना उन्होंने पूरे साल में भी नहीं किया कोविड के पहले। करीबन 21,000 रूम का इन्वेंट्री है अब अक्रॉस ब्रांड्स, ताज, विवांता, सिलेक्शन, जिंजर। और जो नई मैनेजमेंट है वो बहुत एसेट लाइट मॉडल ले रही है, वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और रेवेन्यू शेयरिंग के थ्रू ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। EIH आप देखिए, जिसमें ओबराय और ट्राइडेंट जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर में जाना है तो उधर चले जाओ, इधर ग्रेवयार्ड सेक्टर की तरफ मत आओ। अच्छा, नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये सब कहने सुनने की बातें, लेकिन इस सेक्टर में कुछ इनहेरेंट बड़ी समस्या है कि कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है इसमें। आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती है, बहुत प्रीमियम पे मिलती है, स्टिल ये सेक्टर प्रॉब्लम है। पांडे जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एनसीएलटी में क्या उन कंपनियों का भी रेजोल्यूशन होगा, उनको भी कुछ सुना जाएगा मामला? जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल का ATF का बकाया 2000 करोड़, तो उसका कुछ निपटारा होगा, खाली जो लेंडर है 6000 करोड़ बैंक वाले, इनका ही होगा? नहीं, उन सब का निपटाना होगा, और इसीलिए जो एनसीएलटी प्रोसेस है वो काफी लंबा चलता है, क्योंकि आपको एक वेंडर, चाहे वो आपके ऑफिस में पेपर सप्लाई करे, चाहे वो आपको तेल दे, एक के साथ सेटलमेंट करना पड़ता है, और क्रेडिटर्स कमेटी अपॉइंट होगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, और इसके पश्चात एयरलाइन को फिर उड़ाने का कोशिश होगी।
लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि क्या ये वापस आ सकती है, तो यात्री के तौर पे मैं तो नहीं बुक करूंगा अभी गो एयर अगले 1, 2, 3 महीने, और आप भी नहीं बुक करेंगे, मैं ये काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, जब फॉरवर्ड बुकिंग्स नहीं आएंगी, कैश फ्लो नहीं आएगा, तो उतना इन लोग को उतना कैश स्टार्टअप के लिए रखना पड़ेगा। और इनका रन रेट था पिछले साल लगभग 1 से 2 करोड़ रुपी सेल पर डे, उसी से इनका 4,000 करोड़ का टर्नओवर आया। जो इनको रन रेट चाहिए है वो है 4 से 6 करोड़ पर डे 55 जहाज के लिए। तो काफी मतलब वेरिएंस है, और इस वेरिएंस को किसी तरह इस गैप को कम करना पड़ेगा। तो उम्मीद है हो जाए, लेकिन एनसीएलटी का दौर अब रहेगा, तो अब देखना पड़ेगा वो कैसे होता है। नहीं, रकम बड़ी है, 12,000 करोड़ का रेजोल्यूशन होना, और आप जैसा कह रहे हैं कि एक एक वेंडर के साथ बैठ के आपको ये तय करना पड़ेगा, तो ये मामला लंबा खींचेगा। और सिर्फ 6 करोड़ का तेल नहीं लगेगा सर, कर्मचारियों की सैलरी लगेगी और बहुत सारे और खर्चे जो डेली बेसिस पे होते हैं, जिनको आप फिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो चलेंगी। तो देखते हैं क्या होता है। हम तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी जल्दी चले, लेकिन आपकी बात सही है कि अब इसमें टिकट कौन बुक करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वो बॉल रोलिंग होने में भी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी कुछ उसमें रेजोल्यूशन। लेकिन एक बात आपने जो पार्टी जी की ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इंजन की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, और अब वो बिल फाड़ा जा रहा है कि इंजन नहीं दिए उसने, इसलिए हमारी एयरलाइन ग्राउंडेड है। तो कैसे वो चलेगी, कैसे उड़ेगी, इस पर हम लोगों की नजर रहेगी। लेकिन जेट का एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में भाग लेने के लिए।